अगर पहले नाटो देश केवल कीव शासन का समर्थन करने तक ही सीमित थे, तो अब पश्चिम में खुलकर ये कहा जा रहा है कि वे इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ युद्ध के लिए वे आक्रामक सैन्य खर्च बढ़ा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन की धमकियों के बीच यूरोप ने आखिरकार कार्रवाई शुरू कर दी है। आज रात जर्मनी ने बेलारूस की सीमा पर लिथुआनिया में अपनी सेना भेजना शुरू कर दिया। अपने इतिहास में पहली बार बुंडसवेयर बड़ी संख्या में सैनिकों को स्थायी रूप से विदेश में तैनात करेगा, और वो भी सीधे बेलारूस की सीमा पर। दूसरी ओर वहां से कालिनिंग्राद भी ज्यादा दूर नहीं है। नाटो देशों की सोच समझ आती है, क्योंकि उनके पड़ोस में रूस है जिसने यूक्रेन पर हमला किया और बाल्टिक देशों व पोलैंड को धमकी दी। इसी समय कुछ घंटे पहले 23 जून को व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में सैन्य विश्वविद्यालयों के स्नातकों के सामने आए और उन्होंने कहा कि पश्चिम खुलेआम रूस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है, कि नेटो देश कथित तौर पर कीव का समर्थन करने से सीधे मॉस्को पर हमले की तैयारी पर आ गए हैं, और इस हमले में मुख्य भूमिका यूक्रेन की होगी। यूक्रेन अपनी शक्तिशाली सेना के साथ, और रूस जाहिर है सिर्फ अपनी रक्षा करेगा। ये लगभग विश्वसनीय लगता है। इस संस्करण में आक्रांता यूरोप है और पीड़ित जिसे बस अपनी रक्षा करनी पड़ेगी वो रूस है। इस फ्रेम को याद रखिए, क्योंकि आज का पूरा एपिसोड इसी बारे में होगा कि व्लादिमीर पुतिन की ये फ्रेम किस तरह पूरी तरह उलट दी गई है। नाटो के सभी देशों की खुफिया एजेंसियों ने एक स्वर में कहा है कि रूस 2029 तक किसी नाटो देश पर हमला करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन बाल्टिक देश पहले ही निशाना बन चुके हैं और नाटो का अनुमान है कि उन पर 2027 में ही हमला हो सकता है। यूरोप सच में युद्ध की तैयारी कर रहा है। सवाल सिर्फ यह है कि किसकी और किसके खिलाफ। लेकिन यूरोप के सामने यहां एक बड़ी समस्या है। जब वो रूसी संघ से संभावित हमले के लिए साल गिन रही है और फिर से हथियार बंद होने की कोशिश कर रही है, उसके मुख्य सैन्य साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। वे यूरोप से अपनी सेनाएं हटा रहे हैं। और आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बस जल्दी से अपना सामान समेटकर यूरोप से भाग जाना चाहते हैं, युद्ध सच में शुरू ना हो जाए। और समस्या यह है कि रूसी खतरे का टाइमर और अमेरिकी वापसी का टाइमर दशकों में पहली बार एक ही समयावधि की ओर इशारा कर रहे हैं। और ठीक इसी समय अवधि में आज व्लादिमीर पुतिन के वो शब्द सुनाई दिए कि रूस को अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि पश्चिम रूस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। आइए तथ्यों और तारीखों के हिसाब से समझते हैं कि असल में कौन किस चीज की तैयारी कर रहा है, और हम आज के दिन, आज की घटनाओं से शुरू करके पीछे की ओर क्रमवार एक एक कदम चलते हैं। मेरा नाम एलेक्से है। पिची पेची, चलो मिलकर इस विषय को समझते हैं। हम जो कुछ भी हो रहा है उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। अगर आप YouTube चैनल को समर्थन देना और पेची इनसाइट के बंद समुदाय में शामिल होना चाहते हैं, तो आप लिंक और भुगतान विवरण के जरिए ऐसा कर सकते हैं। इस वीडियो के विवरण में जाएं, देखें, वहां सब कुछ बताया गया है कि क्या, कैसे और क्यों। तो चलिए दो सबसे बड़ी खबरों से शुरू करते हैं। समाचार विश्लेषण पर जाने से पहले पहली खबर, जर्मनी बेलारूस की सीमा पर 5000 सैनिक भेज रहा है। बुंदसवेयर सैनिक नेटो के पूर्वी मोर्चे की सुरक्षा के लिए लिथुआनिया में स्थायी रूप से तैनात होंगे। और इस पल की गंभीरता को समझने के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पहली बार है जब बुंडसवेयर अपनी इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को विदेश में, वो भी बेलारूस के पास, स्थायी रूप से तैनात करेगा। आप कहेंगे आखिर इतनी उकसावे वाली कार्रवाई क्यों? समस्या ये है कि रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं, इसलिए नाटो को उस पर नजर रखनी चाहिए। लिथुआनिया में स्थिति गंभीर है। जहां पहले घना जंगल था, वहां अब नए मकान, स्कूल, नर्सरी स्कूल और चिकित्सा संस्थान बन रहे हैं। और वहीं वे इस हिस्से को देखेंगे जहां अवलोकन और त्वरित प्रतिक्रिया बल तैनात है। जैसा कि लिथुआनिया के रक्षा मंत्री ने कहा, उद्धरण है, जर्मनी और लिथुआनिया किसी भी हाल में 2027 के अंत तक तैयार होंगे। अगर उससे पहले नहीं तो ब्रिगेड पूरी तरह से सुसज्जित और तैयार होगी।
यहाँ ध्यान दें कि लिथुआनिया के रक्षा मंत्री खास तौर पर 2027 के अंत या उससे पहले का जिक्र करते हैं। हम इस तारीख पर बाद में लौटेंगे। अब हम वर्तमान समय में लौटते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि लिथुआनिया में पहले से ही लगभग 2000 जर्मन सैनिक तैनात हैं और इस महीने वे बेलारूस की सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर अभ्यास कर रहे हैं। और दूसरी खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से कहा कि नाटो देश रूस के खिलाफ युद्ध की योजनाएं बना रहे हैं, जैसे 1941 में नाजी जर्मनी ने बनाई थी, और रूस इन खतरों का जवाब देने के लिए तैयार है। आगे मैं उनका उद्धरण पेश करूंगा। हम देख रहे हैं कि पहले नाटो देश केवल कीव शासन का समर्थन करने तक सीमित थे, जो अवैध सशस्त्र तरीके से सत्ता में आया था, एक सरकारी तख्तापलट के जरिए। लेकिन अब पश्चिम में खुले तौर पर कहा जा रहा है कि वे हमारे साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और अपने सैन्य आक्रामक बजट बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ ऐसे खर्चों और अपने देशों के कट्टर सैन्यीकरण को सही ठहराने के लिए नाटो और यूरोपीय संघ के नेता पहले की तरह झूठे बयान देते हैं कि रूस से कथित सैन्य खतरा है। इस तथाकथित लोकतांत्रिक पश्चिम की कार्यप्रणाली बहुत सरल है। पहले वे हमारे देश के लिए खतरे पैदा करते हैं, हमें आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने पर मजबूर करते हैं और फिर तुरंत हमें हर तरह के पापों का दोषी ठहरा देते हैं। रूस के खिलाफ अपनी आक्रामक नीति और आक्रामक कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए वे इसी तरह के तर्क देते हैं और ये सब हमें अच्छी तरह से पता है, हम इससे भली भांति परिचित हैं। यहाँ तक कि 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर विश्वासघाती हमले के बाद भी, और ये वास्तव में एक विश्वासघाती हमला था, पश्चिम और हिटलर की जर्मनी ने सोवियत संघ और स्टालिन पर, जैसा कि हम आज कहते हैं, सामूहिक पश्चिम के खिलाफ आक्रामकता का आरोप लगाने की कोशिश की थी। हैरानी है कि ये मुद्दा आज भी कुछ अर्धवैज्ञानिक हलकों में चर्चा में है। उन्होंने कहा, रूस लगातार सभी के लिए समान और अविभाज्य सुरक्षा का समर्थन करता है। हम मानते हैं कि ये केवल तभी संभव है जब एक बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रणाली बनाई जाए और प्रत्येक देश की सैन्य सुरक्षा को विश्वसनीय रूप से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही हम किसी भी बाहरी और आंतरिक खतरे का तुरंत और उचित जवाब देने के लिए तैयार हैं। और यहाँ विशेषज्ञ पहले ही आश्वस्त है कि कुल मिलाकर व्लादिमीर पुतिन ने अब सब कुछ दांव पर लगाने और वास्तव में यूरोप पर आक्रमण करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन के पास एकमात्र तुरुप का इक्का है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध अब गतिरोध में है, क्योंकि जिस गति से रूसी सेना मोर्चे पर आगे बढ़ रही है उससे लगता है कि वे डोनेत्स्क क्षेत्र को कब्जा करने में अभी और 10 साल लगा देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूरोप इसके लिए तैयार है? और यहीं से हम हो रही घटनाओं के विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। 2 खबरें मैंने बताई, अब आइए विश्लेषण करते हैं कि और क्या हो रहा है। 2 ग्राफ है जो इस समय एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं और उनका मिलना यूरोप के लिए पिछले शायद 30 या 40 सालों में सबसे खतरनाक पल है। पहला ग्राफ वो टाइमर है जिसे यूरोप की खुफिया एजेंसियों और जनरल स्टाफ ने सेट किया है। ये वो तारीख है जब रूस यूरोप पर हमला करने के लिए तैयार होगा। दूसरा ग्राफ है अमेरिकी सेना का यूरोपीय महाद्वीप से बाहर जाना। और समस्या यह है कि पहला टाइमर कहीं दशक के अंत की ओर बढ़ रहा है और दूसरा तो असल में पहले ही चालू हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं उस घटना से जो अभी हाल ही में हुई है। 18 जून को ब्रुसेल्स में पेंटागन के प्रमुख, संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के प्रमुख पीट हेग्सेट ने नाटो के रक्षा मंत्रियों के सामने भाषण दिया और समर्थन के शब्दों के बजाय उनकी जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने यूरोप में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की 6 महीने की समीक्षा की घोषणा की और चेतावनी दी कि कुछ देश इसमें फेल हो जाएंगे। असल में बात यह है कि 6 महीनों में पेंटागन ने तय किया है कि कहां से जाना है और कहां से नहीं जाना है, और यह भी कि यह किस हद तक करना है। पीट हेग्सेट ने कई यूरोपीय सहयोगियों द्वारा ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को बेस देने से इनकार करने को शर्मनाक बताया और कहा कि समीक्षा को इसकी गारंटी देनी चाहिए। नाटो तेजी से और अपरिवर्तनीय रूप से इस दिशा में बढ़ रहा है कि यूरोप अपनी खुद की रक्षा की मुख्य जिम्मेदारी खुद उठाए, और यहीं पर शब्दों ने कार्रवाई का रूप लेना शुरू कर दिया।
थोड़ा पहले 3 जून को अमेरिका ने संकेत दिया कि संकट की स्थिति में वे अब नाटो देशों को विमान वाहक पोत, उसके साथ चलने वाले जहाज, विमान, टैंकर और दर्जनों लड़ाकू विमान उपलब्ध नहीं कराएंगे। अब नाटो के सर्वोच्च कमांडर, जो हमेशा अमेरिकी होते हैं, यूरोप की रक्षा के लिए अमेरिकी संसाधनों के बिना वैकल्पिक योजनाओं पर पहले से काम कर रहे हैं। फिर से विमान वाहक पोत, साथ चलने वाले जहाज, टैंकर विमान और दर्जनों लड़ाकू विमान, इनमें से ज्यादातर चीजें यूरोपीय देशों के पास नहीं हैं। और नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे ने इस झटके को थोड़ा कम करने की कोशिश की और कहा कि बलों का मॉडल केवल एक योजना बनाने का उपकरण है। मतलब जब असली युद्ध शुरू होगा तो सब कुछ शामिल हो जाएगा, विमान वाहक पोत भी, टैंकर विमान भी और सब कुछ। जब तक युद्ध नहीं होता अमेरिकी अपने लिए कुछ भी योजना बना सकते हैं। लेकिन उसी समय जब अमेरिका पीछे हट रहा है, जर्मन जनरल, जो बुंडसवेयर के स्टाफ प्रमुख हैं, एक बयान देते हैं। वो कहते हैं, नाटो के तहत सहमति से की गई खुफिया आकलन ये कहती है कि रूस 2029 में नाटो पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएगा। आखिर ये 2029 कहां से आया? जैसा कि जनरल ने कहा, यह गठबंधन की खुफिया एजेंसियों की सहमति है। मुझे यकीन है कि आपने खबरों में कई बार सुना होगा कि स्वीडन ने एक तारीख बताई थी। उनके अनुसार 2030 के आसपास का साल है। जर्मनों और बाल्टिक देशों ने अलग अलग तारीखें बताई, लेकिन अंत में सभी सहमत हो गए। सभी यूरोपीय खुफिया एजेंसियां एक साथ आईं, सारी जानकारी इकट्ठा की और तय किया कि सबसे अधिक संभावना है कि यह सब 2029 का साल ही है, उसके करीब। लेकिन सभी के लिए नहीं। बात यह है कि 12 जून को जर्मन प्रकाशन बिल्ड ने जर्मनी की थल सेना के निरीक्षक का हवाला दिया और वो कहते हैं कि नाटो के सभी 32 साझेदार सहमत हैं कि रूस 2029 में किसी नाटो देश पर हमला करने की क्षमता हासिल कर सकता है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने इस आकलन की थोड़ी देर बाद आधिकारिक रूप से पुष्टि की, लेकिन फिर उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि बाल्टिक देश इससे कहीं पहले खतरे में आ सकते हैं। और यहीं पर यूक्रेनी खुफिया एजेंसी सबसे चिंताजनक जानकारी के साथ सामने आती है। अगला हमला कहां हो सकता है, इसे लेकर 16 मई को वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सेना और खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट मिलने पर बयान दिया। रूस कीव के इलाकों में नए आक्रामक अभियानों पर विचार कर रहा है। कीव और चेर्निहिव क्षेत्रों में बेलारूस के क्षेत्र से, साथ ही बेलारूस की जमीन का उपयोग पड़ोसी नाटो देशों पर हमले के लिए किया जा सकता है। विशिष्ट लक्ष्य सुवाल्की कॉरिडोर है। यह पोलैंड और लिथुआनिया की 70 किलोमीटर चौड़ी साझा सीमा है, जो बेलारूस और रूसी कालिनिंग्राद के बीच स्थित है। और यह इलाका लंबे समय से नेटो के पूर्वी मोर्चे की एक प्रमुख कमजोरी माना जाता है। वास्तव में दोनों तरफ से ऐसा है। रूसी लोग असल में पहले से ही यहां हैं और बेलारूस में भी असल में रूसी लोग पहले से ही मौजूद हैं। और अगर इस 70 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को काट दिया जाए तो बाल्टिक देश, फिनलैंड, स्वीडन पूरी तरह से बाकी उत्तरी अटलांटिक गठबंधन से कट जाएंगे। साथ ही मई के अंत में, याद दिला दूं, रूसी ड्रोन रोमानिया में घुस आए थे। एक ड्रोन एक रिहायशी बहुमंजिला इमारत से टकराया और बुखारेस्ट ने नेटो के अनुच्छेद 4 को लागू करने की संभावना पर चर्चा की। सार्वजनिक रूप से कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ, लेकिन नेटो ने आंखें नहीं मूंदी। लिथुआनिया में 5000 जर्मन सैनिक इसी का जवाब है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि समझें कि चिंता महीनों से जमा हो रही थी। दिसंबर 2025 में लंदन में एक बंद बैठक में, जिसे थिंक टैंक रूसी ने आयोजित किया था, पश्चिमी सैन्य और खुफिया अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि पश्चिम एक वैश्विक खतरे के सामने खड़ा है, वैश्विक संघर्ष का, लेकिन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। युद्ध की समय सीमा पर आकलन आधिकारिक बयानों से भी ज्यादा सख्त है। कुछ आकलनों के अनुसार क्रेमलिन वास्तव में 2029 तक नाटो पर हमला कर सकता है। यहां सब कुछ मेल खाता है, लेकिन बाल्टिक देश रूसी आक्रामकता का सामना इससे भी पहले यानी 2027 में ही कर सकते हैं। मैंने कहा था कि लिथुआनिया के रक्षा मंत्री ने 2027 के अंत को इतनी स्पष्टता से क्यों बताया, जैसे सब कुछ तैयार हो जाएगा और जर्मन सेना तैनात हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तथ्य दर्ज किया जा रहा है कि युद्ध नरम रूप में पहले ही शुरू हो चुका है, यह पहले से ही चल रहा है।
रूस यूरोप के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध कर रहा है। ये तोड़फोड़ है। नेटो के हवाई क्षेत्र में ड्रोन भेजना, लड़ाकू विमानों से उकसाना, जीपीएस जाम करना और ऐसी अन्य बातें हैं। और जैसा कि युद्ध अध्ययन संस्थान के विश्लेषकों ने कहा, मॉस्को ने नेटो के साथ संभावित युद्ध की तैयारी के लिए शून्य चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके अलावा आज विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि रूस के हाल के हफ्तों के सभी संकेत यही दिखाते हैं कि क्रेमलिन यूरोप के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ये व्लादिमीर पुतिन का नया विशेष सैन्य अभियान है। बातचीत के लिए तैयार होने का दिखावा करना, यूरोप के सामने ऐसे शर्तें रखना जिन्हें पूरा करना नामुमकिन है, जैसे कि नाटो की सेनाओं को पूर्वी मोर्चे से हटा लेना और फिर यूरोप पर हमला करना। यह कहते हुए कि रूस ने सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यूरोप ने नहीं चाहा, बल्कि खुद ही युद्ध को भड़काया। असल में ये वही योजना है जिसे रूस ने यूक्रेन में आजमाया था। मैं याद दिला दूं, दिसंबर 2021 में व्लादिमीर पुतिन ने सार्वजनिक रूप से पश्चिम को अल्टीमेटम दिया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि नाटो देश अपने पूर्वी मोर्चे पर अपनी सैन्य मौजूदगी खत्म करे। उन्होंने नेटो से अपनी पुरानी स्थिति में लौटने की मांग की। 1997 ये उस साल की बात है। ये स्पष्ट था कि नेटो में कोई भी ऐसा करने वाला नहीं था, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि हमने तो शांतिपूर्ण तरीके से समझौता करने की पेशकश की थी। और अब संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन यूरोप के साथ बातचीत करने जा रहे हैं, जिससे लगता है कि ये भी शायद एक और विशेष सैन्य अभियान ही है। मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण तारीख का उल्लेख करना चाहूंगा। ये 16 फरवरी 2026 है। इस दिन जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल कार्स्टन ब्रॉयर और एयर मार्शल सर रिचर्ड नाइटन उस समय तक की सबसे कड़ी संयुक्त चेतावनी जारी करते हैं। उन्होंने तब यूरोपीय लोगों से अपनी सुरक्षा के बारे में असहज सच्चाई का सामना करने और खर्चों के बारे में कठिन फैसला लेने का आह्वान किया। उनका फॉर्मूला उस समय इस प्रकार था: सैन्य विस्तार, सैन्य विस्तार, यूरोपीय महाद्वीप पर युद्ध के लिए तैयार रहने के साथ। ये बड़ा हुआ जोखिम है जिसे सामूहिक ध्यान देने की आवश्यकता है, और मॉस्को की मंशा वर्तमान संघर्ष से कहीं अधिक व्यापक है। इसलिए तदनुसार अपनी रक्षा पर खर्च बढ़ाना जरूरी है। और यहीं पर यूरोप की समस्या की असली जड़ सामने आती है। रूसी संघ की ओर से खतरे के टाइमर और यूरोप की इस खतरे का सामना करने की तैयारी के टाइमर के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। यूरोपीय सुरक्षा एजेंसियां चेतावनी देती हैं कि रूस 2027 से 2030 के इस समय अंतराल में नाटो क्षेत्र पर युद्ध छेड़ सकता है, लेकिन यूरोप के पुनः शस्त्रीकरण की योजनाएं 2035 तक क्षमताओं में मौजूद गंभीर कमियों को दूर नहीं कर पाएंगी। यही 5 से 7 साल का अंतर सबसे खतरनाक है, और यही व्लादिमीर पुतिन के लिए युद्ध का मौका है। जनरल ग्रिनकेविच, जो अमेरिकी यूरोपीय कमान के जनरल हैं, ने 12 मार्च को अमेरिकी सेनेट में यह बयान दिया था। यहां तक कि अगर खर्च 5% जीडीपी तक बढ़ा भी दिया जाए तो भी यूरोप अपनी पारंपरिक रक्षा केवल 2035 तक ही स्थापित कर पाएगा। तब तक यूरोप अमेरिका के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। और जब तक यूरोपीय टाइमर 2029 तक टिक टिक करता रहा, अमेरिका ने ठीक उसके उलट करना शुरू कर दिया, जो खतरे का तर्क मानता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सेना वापस बुलाने का आदेश दिया, ना कि बढ़ाने का। हम यहां घटनाओं की तारीखों के हिसाब से विस्तार से बात करेंगे और हाल की घटनाओं से पीछे जाएंगे। तो जून 2026 में नेटो 3.0 की रणनीति की यह समीक्षा होती है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। पेंटागन यूरोप में अमेरिकी उपस्थिति की समीक्षा के लिए 6 महीने लेता है। इससे पहले जून की शुरुआत में संकट की स्थिति में विमान वाहक पोत, टैंकर और लड़ाकू विमान भेजने से इनकार कर दिया गया था। अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण थी और वो दोनों पार्टियों की तरफ से आई थी। उदाहरण के लिए रिपब्लिकन डॉन बेकन, जो बाल्टिक कॉकस के सह अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। ये प्रतिक्रिया दोनों पार्टियों की तरफ से थी। उदाहरण के लिए रिपब्लिकन डॉन बेकन, जो प्रतिनिधि सभा के बाल्टिक कॉकस के सह अध्यक्ष है, उन्होंने कहा, उद्धरण है, प्रशासन यूरोप में एक तरफा तरीके से अपनी सेनाएं कम कर रहा है, जबकि रूस यूक्रेन पर हमला जारी रखे हुए है और बाल्टिक देशों को धमकी दे रहा है। इसी समय सेनेटर कून्स चेतावनी देते हैं कि अमेरिकी रणनीतिक बम वर्षकों की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी।
क्योंकि इस समस्या को सहयोगी देशों के पास भरने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि दशकों से नाटो की पूरी संरचना अमेरिकी वायुसेना के इर्द गिर्द बनाई गई थी। असल में यूरोप के पास अपने बमवर्षक विमान नहीं हैं। थोड़ा और पीछे चलते हैं, इस साल मई महीने की ओर। यह पहली जोरदार चेतावनी थी, एक अलार्म था कि यूरोप वासियों को सिर्फ फिर से हथियारबंद होने के बारे में सोचना ही नहीं, बल्कि यह काम तो उन्हें कल ही कर लेना चाहिए था। 1 मई को पेंटागन ने जर्मनी से लगभग 5000 सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की। तब टाइम पत्रिका ने उस पैमाने को इस तरह परिभाषित किया, ये केवल और भी बड़े वापसी की शुरुआत हो सकती है। और पत्रकारों के सवाल पर ट्रंप ने जवाब दिया कि कटौती और भी ज्यादा हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण रणनीतिक नहीं था, नहीं, ट्रंप का मकसद दंडात्मक था। यूरोप ने हार्मुज जलडमरू मध्य खोलने को जहाज भेजने से मना किया तो ट्रंप ने नेटो को बेकार और डरपोक कहा। तब से वो सहयोगियों को इसकी सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप से सेनाएं चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ताकत बढ़ाने के लिए हटा रहा है। यह सब पूरी तरह बकवास है। क्यों? ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वे ताइवान की रक्षा नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मई में बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात के तुरंत बाद उन्होंने ताइपे को हथियार बेचने का अनुबंध रद्द कर दिया। ये कहना कि वे यहां से ताकत घटाकर वहां बढ़ा रहे हैं, गलत है। फिलहाल इंडो पैसिफिक में सैन्य ताकत बढ़ाने के संकेत नहीं हैं, खासकर अमेरिका की तरफ से। यहां मुद्दा सिर्फ सैनिकों की संख्या नहीं है, 5000 इधर या उधर की बात नहीं है। जर्मनी से सेना की वापसी ये मुख्य मुद्दा नहीं है। इससे कहीं ज्यादा चिंता की बात रद्द की गई मिसाइल तैनाती और हथियारों का खत्म होता भंडार है, जो चुपचाप नेटो की निरोधक रणनीति की नींव को कमजोर कर रहे हैं। ठीक, जर्मनी में 2027 में तैनात की जाने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल टॉमहॉक की तैनाती पर सवाल उठ गया है। अब जर्मनी यूक्रेन से स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास तेज करने को कह रहा है ताकि कमी पूरी हो सके। चलो समय को और पीछे ले चलते हैं। अक्टूबर-नवंबर 2025 की बात है जब यह सब सार्वजनिक रूप से शुरू हुआ था। 29 अक्टूबर को अमेरिका ने घोषणा की कि वो रोमानिया से 101वीं एयरबोर्न डिवीजन की ब्रिगेड को वापस बुला रहा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ट्रंप सिर्फ बदला नहीं ले रहे, उन्होंने ये पहले ही सोच लिया था, ईरान में हुए ऑपरेशन से भी पहले। पेंटागन ने कहा था कि ये यूरोप से सेना वापसी नहीं, बल्कि यूरोपीय क्षमताओं में वृद्धि का सकारात्मक संकेत है। अब यूरोपीय खुद संभाल सकते हैं तो हमें यहाँ क्यों रुकना चाहिए? लेकिन उस समय यहाँ तक कि रिपब्लिकन भी, यानी सेनेट और प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र बल समिति के प्रमुख प्रतिनिधि विकर और रॉजर्स, उन्होंने भी चिंता जताई और एक संयुक्त बयान में तब ये लिखा, पेंटागन का फैसला असंगत लगता है और सीधे राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति के खिलाफ है। इससे चिंता होती है कि यहां तक कि कांग्रेस से भी पहले से सलाह नहीं ली गई। आइए अब दोनों घटनाओं की रेखाओं और टाइमरों को जोड़कर समझें कि वास्तव में क्या हो रहा है। यूरोपीय खुफिया एजेंसियां जिस आकलन पर नाटो के सभी 32 देश सहमत हैं, एक तारीख तय करती हैं। रूस 2029 तक हमले के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन बाल्टिक क्षेत्र पर हमला 2027 में ही हो सकता है। हाइब्रिड युद्ध में तोड़फोड़, ड्रोन घुसपैठ, जीपीएस जाम करना शामिल है और यूरोपीय लोगों के अनुसार यह सब पहले से चल रहा है, यानी हाइब्रिड युद्ध शुरू हो चुका है। यूरोप का पुनः शस्त्रीकरण केवल 2035 तक ही महत्वपूर्ण कमियों को दूर कर पाएगा, यानी यूरोप की असुरक्षा की अवधि लगभग 2027 से 2030 के बीच ही है। और ठीक इसी अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप से अपनी सेनाएं व्यवस्थित रूप से हटाना शुरू कर देता है। पहले रोमानिया, फिर जर्मनी, फिर संकट की योजनाओं में विमान वाहक पोत और बमवर्षक उपलब्ध कराने से इनकार, इटली और स्पेन से सेना हटाने की धमकी, और इसके अलावा 2027 में जर्मनी में टॉमहॉक मिसाइलें भी बहुत बड़े सवाल के घेरे में हैं। अटलांटिक काउंसिल के विश्लेषक बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण देते हैं, न घबराहट और न भ्रम के साथ, और वो कुछ यूं है।
मॉस्को के नजरिए से इस कदम को संयुक्त राज्य अमेरिका की दृढ़ संकल्प के कमजोर पड़ने के रूप में देखा जाएगा। मतलब तो आपके पास कई मोर्चों पर लड़ने की ताकत नहीं है। यूरोपीय नेताओं के लिए सबक यह है कि अपने खुद के खर्चों में प्रगति दिखाना ही अमेरिकियों को शामिल रखने का सबसे अच्छा तरीका है। चाहे ये जैसा भी लगे, पैसे उड़ाने पड़ेंगे। अमेरिकी सहायता, जिसे यूरोप अभी तक ना तो बदल सकता है और ना ही दोहरा सकता है, उसे साफ तौर पर गिनाया गया है। ये खुफिया जानकारी है, ये निगरानी और तोही है, ये लंबी दूरी के हमले हैं, ये कमांड और नियंत्रण है, ये लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट है, और सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु छत्रछाया। और अब यूरोप इन सब चीजों को खुद करना सीखने की कोशिश कर रहा है। और जब व्लादिमीर पुतिन ये सब देखते हैं तो वे इसे यूरोप पर युद्ध की तैयारी का आरोप लगाने का बहाना बना लेते हैं। और एक तरफ यूरोप रूस से खुद को पहले से सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ यूरोप फिर से हथियार बंद हो रहा है क्योंकि अमेरिकी जा रहे हैं। यानी ये अनिवार्य है, हाँ, अमेरिकी जा रहे हैं। और यूरोपीय लोग अब ज्यादा पैसा देने लगे हैं ताकि उदाहरण के लिए वे मिसाइल हथियारों को बदल सके, लड़ाकू विमानों के बारे में सोच सके, बम वर्षकों के बारे में सोच सके। जैसे जर्मन सेना को वहां भेजना जहां अमेरिकी जा रहे हैं, आदि बातें। ये सब किसी बड़े युद्ध की तैयारी जैसी लगती हैं। और पुतिन इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वे भाषणों और प्रचार में ये कह सके कि देखिए, नाटो जीत के लिए तैयारी कर रहा है। और देखिए, असली खतरा ये नहीं है कि रूस 2029 में या बाल्टिक देशों के मामले में 2027 में जरूर हमला करेगा। नहीं, अनुमान तो हमेशा अनुमान ही होते हैं, जरूरी नहीं कि वे सच हों। इनमें से कई बातें इस पर निर्भर है कि तब तक यूक्रेन युद्ध खत्म होगा या नहीं, और क्या मॉस्को फिर से मजबूत हो सकेगा, अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, आदि। यानी बहुत कुछ बदल सकता है। मुख्य खतरा इसमें नहीं है, बल्कि असली खतरा इन दोनों ग्राफों के एक साथ होने में है। दशकों में पहली बार उत्तर अटलांटिक गठबंधन नाटो के अस्तित्व में खतरे का टाइमर और पश्चिम की कमजोरी का टाइमर दुर्भाग्य से एक ही समयावधि की ओर इशारा कर रहे हैं। ही किसी समय व्लादिमीर पुतिन जमीनी हमला कर सकते हैं। और ये जानकर बहुत अजीब लगता है कि पेंटागन में, उदाहरण के लिए, लोग शायद इसे समझ नहीं पा रहे हैं। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और वही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करने के तरीके और प्राइवेट कम्युनिटी पीची इनसाइट से जुड़ने के लिंक भी मिलेंगे, जहां हम सीधे बात करते हैं और मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं, जहां हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो यहां YouTube पर नहीं आते। और वैसे भी हम उन विषयों पर भी चर्चा करते हैं जो बाद में YouTube पर आएंगे, इसलिए आप पहले ही जान लेंगे कि अगले एपिसोड में हम क्या चर्चा करेंगे। तो वहां जाएं, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल को सपोर्ट करें। और दोस्तों, इस विषय पर अपनी राय जरूर कमेंट्स में लिखें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।